उसे कत्ल हुए 4 माह हो चुके हैं, लेकिन उसके कातिल आज भी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि आज़ाद भी हैं। और क्यों ना आज़ाद हों, उन्हें पकड़ने की फिक्र ही किसे है? जिनकी ये जिम्मेदारी है वो तो पहले ही ये सोचकर बैठ गए हैं कि वो कत्ल नहीं हुआ बल्कि हादसाती मौत का शिकार हुआ है। और जिन्होंने इस मकमसे को दूर करना है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो बेटे की याद में रोते बिलखते माँ बाप के जख्मों पर मरहम रख सकें। मैं बात कर रहा हूं नन्हे सारिम के कत्ल केस की, जिसे अब हादसा करार देने की कोशिशें हो रही हैं। इस पर अपनी पहली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस केस पर नज़र रखूंगा और इस पर होने वाली अपडेट से आपको आगाह करता रहूंगा। आज मैं यही करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुस्तकबिल में भी इस केस की अपडेट समेत दीगर क्राइम स्टोरीज़ और उनके फॉलोअप्स आप तक पहुंच सकें। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। सारिम कत्ल केस की कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं और ये वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी और उनका वक्त बचाने के लिए मैं मुख्तसरन बता देता हूं कि न्यू कराची में वाक़ रिहायशी प्रोजेक्ट बैतुल अनम के रिहायशी मोहसिन परवेज़ का 7 साला बेटा सारिम 7 जनवरी 2025 को मदरसे से घर वापसी के दौरान गायब हो गया था और फिर 12 दिन बाद उसकी लाश फ्लैट्स के ही टैंक में तैरती हुई मिली थी। उस टैंक से जिसे 12 दिन में 1200 मरतबा चेक किया गया और उसकी वीडियोस भी बनाई गई थी। 18 जनवरी को टैंक से सारिम की लाश मिली तो पुलिस का इब्तिदाई मौक़िफ़ भी यही था कि नन्हे सारिम को कत्ल करने के बाद लाश को टैंक में फेंका गया है। इलाका पुलिस यानी बिलाल कॉलोनी थाने की पुलिस ने सारिम के लापता होने के बाद बदतरीन नाअहली का मुजाहरा किया और वालिदैन की दरख्वास्त के बावजूद सारिम की तलाश में सुराग रसा कुत्तों की मदद लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि रिहायशी प्रोजेक्ट में कुत्तों की मदद से तलाश मुमकिन नहीं है। लेकिन बाद में यानी सारिम की लाश मिल जाने के बाद इसी पुलिस के शोबे एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने कुत्तों की मदद से मुलजिमान तक पहुंचने की कोशिश की और वो भी इसी रिहायशी प्रोजेक्ट में। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं कि अगर पुलिस सारिम की गुमशुदगी के फौरी बाद हरकत में आ जाती और सुराग रसा कुत्तों की मदद ले ली जाती तो शायद सारिम आज ज़िंदा होता और उसके माँ बाप इंसाफ के लिए दर बदर भटक ना रहे होते। मैं और मेरी फैमिली आज भी नहीं सो पाती इस चीज़ को लेके कि हमारे बच्चे के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। हम बेचैनी ही रहते हैं आज भी। 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। जब हम कोई सवाल करते हैं तो वो हमें घुमा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई है नहीं ना। दरअसल हम इतने लैंडलॉर्ड हैं नहीं। अगर लैंडलॉर्ड होते तो शायद हमारा केस बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता। हम आज भी 3 महीने 4 महीने जहाँ पहले खड़े थे आज भी हम वहीं खड़े हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम मुख्तलिफ इदारों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे। 18 जनवरी को सारिम की लाश मिलने के बाद जो चंद सवाल पैदा हुए थे वो यही थे कि सारिम लापता होने के बाद था कहाँ और उसके साथ हुआ क्या। लाश के प्रोजेक्ट के ही वाटर टैंक से मिलने से ये बात तो काफ़ी हद तक वाज़ेह थी कि उसे प्रोजेक्ट के ही किसी फ्लैट में रखा गया था और मौका मिलने पर उसकी लाश पानी के टैंक में डाल दी गई। और जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सीने में दिल रखने वाले हर शख्स को हिला कर रख दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारिम की लाश ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन पुरानी थी, यानी 7 जनवरी को अगवा होने के बाद सारिम कम से कम 7 दिन जिंदा रहा था। और दूसरी अहम तरीन बात यह थी कि सारिम के साथ ज्यादती की गई थी। वो नन्हा बच्चा मौत को गले लगाने से पहले भी कई बार मरा होगा। सारिम के मैदे से टैंक के पानी की बजाय मसल रिलैक्सेशन दवा के अज्जा मिले थे और याद रहे कि ऐसी दवा में सुकून आवर ड्रग्स शामिल होती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस हिस्से से 2 बातें साबित हुईं। नंबर 1, सारिम को अगवा करने के बाद सुलाए रखने के लिए उसे मसल रिलैक्सेशन दवा दी जाती रही और दूसरा, वो टैंक में डाले जाने से पहले ही मर चुका था, वरना उसके पेट से टैंक का पानी भी मिलता। सारिम की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर गजनफर अली शहरियार ने तैयार की थी। मैंने डॉक्टर गजनफर से इस पर तफसील से बात की है
और डॉक्टर गजनफर का बताना है कि सारिम का पोस्टमार्टम कई घंटे जारी रहा था और उस दौरान उन्होंने निहायत बारीक बीनी से लाश का जायजा लिया था और बावजूद इसके कि लाश कई दिन पानी में डूबी रही, उन्हें इस बात के शवाहिद मिले थे कि सारिम के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने उसकी जो तफसील बताई है वो मैं यहाँ बयान करने से कासिर हूँ। डॉक्टर गजनफर कहते हैं कि लाशों का पोस्टमार्टम करते करते अब इनका तजर्बा इतना हो चुका है कि लाश देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है। सारिम की लाश देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है, लेकिन ये साबित करने के लिए हमें केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट दरकार थी और कीमियाई तज्जिये के लिए हमने सारिम की लाश से मुख्तलिफ अज्जा लिए और उन्हें लेबॉर्ट्री भेजा। और जब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई तो हमारा इब्तिदाई तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ। डॉक्टर गजनफर ने मुझे बताया है कि केमिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सारिम की बॉडी से 2 दवाओं के अज्जा मिले हैं। एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मसल रिलैक्सेशन की दवा, और दूसरी दवा है जिल्द को सुन्न करने वाली लाइडोकेन। लाइडोकेन आमतौर पर किसी सर्जरी वगैरह से पहले जिल्द पर लगाई जाती है ताकि दर्द कम महसूस हो। इस दवा को जिस्म के किसी मुतासिरा हिस्से पर लगाने से भी तकलीफ आर्जी तौर पर कम हो जाती है। ये दवा सारिम की बॉडी से क्यों मिली, मुझे मज़ीद ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना और बता देता हूँ कि डॉक्टर गजनफर के मुताबिक ये दवा अगर किसी मखसूस जगह पर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो वहाँ मौजूद खून की शरियानों के ज़रिए ये खून में भी शामिल हो जाती है और इसीलिए सारिम के जिस्म से हासिल नमूनों के केमिकल एग्जामिनेशन में इस दवा की मौजूदगी सामने आई। डॉक्टर गजनफर सारिम की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार करके पुलिस को दे चुके हैं और ये रिपोर्ट सिर्फ केमिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर नहीं है बल्कि ये डीएनए रिपोर्ट की बुनियाद पर भी है। वो डीएनए जिसके लिए नमूने सारिम की बॉडी और उसके जिस्म पर मौजूद उस वक्त के कपड़ों से लिए गए थे। ये डीएनए रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और मैंने इसे बगौर पढ़ा है। इसमें बहुत कुछ है जो मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सारिम की बॉडी से हासिल नमूनों की बुनियाद पर इस डीएनए रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो बता देता हूँ। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि सारिम की बॉडी पानी के टैंक से मिली थी और काफ़ी हद तक फूल चुकी थी। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक सारिम की बॉडी से हासिल नमूनों से कुछ नहीं मिला है क्योंकि पानी में पड़े रहने से बॉडी ख़राब हुई है और डीएनए के लिए दरकार सैंपल्स ज़ाया हो गए। लेकिन कुदरत शायद सारिम के कातिल तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए कुछ सबूत बच भी गए हैं और ये सबूत मिले हैं सारिम के जिस्म पर मौजूद कपड़ों से। डीएनए रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 5 और 6 पर सारिम के कपड़ों से हासिल नमूनों से मुतालिक दर्ज है कि इन नमूनों से ऐसा मवाद मिला है जो इस बात का सबूत है कि सारिम के साथ ज्यादती की गई। और ये क्या मवाद है ये आप समझ ही गए होंगे, मैं इसे खुलकर बयान नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतना बता देता हूँ, ये मवाद जिन सैंपल्स से मिला है वो सारिम के ट्राउज़र, बनियान और टी शर्ट से लिए गए। लेकिन अफसोस डीएनए रिपोर्ट ये भी कहती है कि मिलने वाला ये मवाद इतना नहीं है कि इसकी बुनियाद पर डीएनए मैच किया जा सके। डॉक्टर गजनफर ने डीएनए और केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर जो अपनी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है उसमें सारिम की वजह मौत भी लिखी है। डॉक्टर गजनफर के मुताबिक सारिम की मौत ऑक्सीजन ना मिलने से हुई। उसे नाक और मुंह बंद करके कत्ल किया गया। सारिम की लाश मिलने के बाद पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने रिहायशी प्रोजेक्ट बैतुल अनम के मुख्तलिफ हिस्सों से शवाहिद इकट्ठा करके डीएनए लैब को भेजे थे। इसमें मुश्तबा अफराद के ब्लड सैंपल, उनके ज़ेरे इस्तेमाल कपड़े और चंद और मुश्तबा चीज़ें शामिल थीं जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि ब्लड सैंपल किन किन अफराद के थे और क्यों लिए गए थे। अगर आपने इस केस पर मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको ये तो याद होगा ही कि सारिम पढ़ने के लिए मदरसे गया था और वहाँ से वापसी में गायब हो गया था। पुलिस को पहला शक तो कारी पर ही था, लेकिन उसकी एक और जगह मौजूदगी के सबूत मिले थे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कारी इरफान को भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल रखा था, जबकि फ्लैट के चौकीदार बहराम खान, खाइस्ता खान और उनके पास आकर रात गुजारने वाला हकीम खान भी मुश्तबा अफराद में शामिल था। पुलिस ने उस वॉलमैन का भी ब्लड सैंपल लिया था जिसने पहली बार टैंक में सारिम की लाश देखी थी, जबकि दीगर मुश्तबा अफराद में फ्लैट की यूनियन का सदर मोहम्मद नईम, उसके बेटे नुमैर और निहाल, फ्लैट के रिहायशी बिलाल मुइज़, कबीर,
मोहम्मद फारूक, अतहर अली, मोहम्मद अब्दुल्ला, आफ्ताब, मतीन, मोहम्मद अनस, इरफान, नजफ, सुफियान, रोहान, वकास और अजहर शामिल हैं। और अजहर पर शक 2 वजूहात की बिना पर हुआ। सारिम के केस में एक वक्त वो भी आया था जब उसकी रिहाई के लिए तावान की झूठी कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, और उस वक्त ये केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल हो गया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एवीसीसी ने एक मौके पर सुराग रसा कुत्तों की मदद से मुलजिमान तक पहुंचने की कोशिश की थी। कुत्तों को प्रोजेक्ट में लाया गया था, उन्हें सारिम का कैप सुंघाकर छोड़ा गया, तो कुत्ते सारिम की रिहाई जिस ब्लॉक में थी उसके बराबर वाले ब्लॉक में 4थी मंजिल पर एक फ्लैट तक पुलिस को ले गए थे। ये फ्लैट खाली था और उसकी चाबी 3री मंजिल पर रहने वाले अजहर के पास थी, और अजहर सारिम के वालिद मोहसिन के बहनोई का भाई है। अजहर के पास मौजूद चाबी से फ्लैट खोलने पर अंदर से एक बेडशीट मिली थी, और ये बेडशीट भी पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने डीएनए के लिए महफूज कर ली थी। अजहर पर शक की एक और वजह भी बनी थी। अजहर 17 जनवरी यानी सारिम की वाटर टैंक से लाश मिलने से एक रोज कबल रात गए एक फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में नजर आया था, और उस वक्त उसका दोस्त वकास भी उसके हमरा था। मेरे पास मौजूद डीएनए रिपोर्ट में उस खाली फ्लैट से मिलने वाली बेडशीट का भी जिक्र है। उस बेडशीट पर 5 बाल भी मिले थे, लेकिन बेडशीट और उन बालों से हासिल डीएनए सारिम और उन 25 मुश्तबा अफराद से मैच नहीं हुआ था। पुलिस ने अजहर के जेरे इस्तेमाल ट्राउजर से भी डीएनए सैंपल लिए थे, जिससे मर्दाना मवाद मिला था, और वो अजहर के ब्लड सैंपल से मैच हो गया था। अजहर मुश्तबा अफराद में सरे फहरिस्त था, और पुलिस ने उससे अपने अंदाज में तफ्तीश भी की, जिसमें अब तक तो अजहर सारिम के कत्ल में मुलव्विस नजर नहीं आया है। अजहर ने अपने बयान में कहा है कि वो खाली फ्लैट में अपने साथियों के हमरा जमा होकर चर्च पिया करते थे, और उस फ्लैट में उसके भाई फुरकान का भी आना जाना था। फ्लैट से मिलने वाले जूस के डब्बे से हासिल डीएनए फुरकान के ब्लड सैंपल से मैच हुआ है। इस केस में पुलिस के क्राइम सीन यूनिट की मेहनत तो नजर आती है, जिसने मौके से दर्जनों मुश्तबा चीज़ें कलेक्ट करके उन्हें डीएनए के लिए भेजा, जिसमें कारी इरफान, चौकीदार बहराम खान और अजहर के जेरे इस्तेमाल कपड़े, 4थी मंजिल पर वाक़ खाली फ्लैट जिसकी चाबी अजहर के पास थी, वहाँ से मिलने वाला स्लाइस जूस का डब्बा, टॉफ़ी का पैकेट, एक रस्सी का टुकड़ा, इस्तेमाल शुदा मेडिसिन का पैकेट, मदरसे से मिलने वाले सारिम के ग्लव्स, वॉलमैन का तावीज़ और मोटर पाइप वगैरह शामिल है। लेकिन इन चीज़ों में से कुछ से कोई डीएनए सैंपल ना मिल सका, और जिनसे मिला वो मुश्तबा अफराद के ब्लड सैंपल से मैच हो गया, यानी ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया थी, और उससे केस में कोई मदद ना मिल सकी। डीएनए रिपोर्ट से तफ्तीश में कोई मदद मिली हो या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर साबित हो गई कि सारिम की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, और वो भी ज़्यादती के बाद। इम्कान यही है कि सारिम को अगवा करने के बाद कई रोज़ ज़िंदा रखा गया। इस दौरान लाइडोकैन क्रीम की मदद से उसके साथ ज़्यादती की जाती रही, और फिर एक दिन उसकी सांसें रोककर उसे कत्ल कर दिया। कातिल इतना शातिर है कि लाश को जानबूझकर पानी के टैंक में फेंका ताकि शवाहिद ज़ाया हो जाए, और वो ज़ाया हो भी गए। लेकिन इतने शवाहिद फिर भी मिल गए कि सारिम के साथ ज़्यादती और कत्ल की तस्दीक हो गई। सारिम कत्ल केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। पुलिस कातिल तक पहुंचने में नाकाम है, और इस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर डीएनए रिपोर्ट तक हर चीज़ को चैलेंज कर रही है। पुलिस ने केस का रुख ही बदलने की कोशिश की है। ये कैसी कोशिश थी, सारिम के वालिद से सुन लेते हैं। लास्ट मीटिंग मेरी डीआईजी साहब से दोबारा हुई तीसरे रोज़े को, मेरे ख्याल से 4 तारीख थी, 4 मार्च को। तो उन्होंने मुझे वाज़े तौर पे ये बता दिया गया कि मैं और मेरी टीम जो हमने 4 रुकनी कमेटी बनाई थी को ऐसा लगता है कि ये बच्चा हादसाती है। पुलिस को ना तो डॉक्टर गजनफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यकीन है, और ना ही आईयूएस सर्टिफाइड सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड सेरोलॉजी लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर। पुलिस ने इस केस में मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखा था, जिस पर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने तकरीबन 1.5 माह पहले यानी 20 मार्च को माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील भी दे दिया।
इस बोर्ड की पहली मीटिंग 26 मार्च को पुलिस सर्जन के ऑफिस में ही होना थी, लेकिन नहीं हुई। चंद दिन बाद ये माहिरीन सर जोड़कर बैठे और फिर ये तय हुआ कि वो क्राइम सीन का विजिट करेंगे, लेकिन ये विजिट आज तक नहीं हो सका। दूसरी तरफ पुलिस को इस मेडिकल बोर्ड पर भी एतराज है। पुलिस हुक्काम समझते हैं कि इस मेडिकल बोर्ड का सरबराह डॉक्टर सुमैया यानी पुलिस सर्जन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस को एतराज है वो डॉक्टर सुमैया के मातहत MLO डॉक्टर गजम्फर की ही तो रिपोर्ट है। इधर सारिम के वालिदैन भी पुलिस की अब तक की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, और मुतमईन हों भी कैसे, आज तक कातिल का नहीं पता और कत्ल को हादसा करार देने की कोशिशें हो रही हैं। सारिम के वालिद ने ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए दरख्वास्त दी थी और इस दरख्वास्त पर अब सारिम का केस दोबारा एंटी वायलेंट क्राइम सेल को भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस की रिवायती सुस्ती है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 28 अप्रैल को उनके पास ये फाइल पहुंची है हमारी, जबकि ये 1 महीना पहले ही सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ज़ीशान सिद्दीकी के साथ में जो है ना GIT के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए साइन किए गए थे। 1 महीने के बाद ये फ़ाइल AVCC को पहुंची है। मैं आज भी इसी बात पे हैरान हूँ कि हम लोग के इदारे इतने सुस्त रवैये का क्यों शिकार हैं। सारिम के केस को मीडिया में बहुत ज़्यादा जगह मिली थी और इसी वजह से सियासतदानों ने भी इस पर अपनी सियासत चमकाई थी। गवर्नर सिंध भी सारिम के घर पहुंचे थे और बहुत से दावे और वादे किए थे, लेकिन वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। आप जो वादा करके गए थे उसका क्या हुआ है? मेरा सवाल है उनसे ये कि आपने पूरी मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि आपका बच्चा जब मिलेगा तो हम खुशी भी मनाएंगे। ठीक है, मेरा बच्चा नहीं मिला, खुशी नहीं मनी, ठीक है, तो आप हमारे गम में भी शरीक नहीं होंगे। कौन पूछेगा, मैं किसके पास जाऊँ? और मेरा लोगों से, आवाम से सबसे ये एक अपील है बतौर माँ कि जिन जिन लोगों को दर्द है, सही है, आपके भी बच्चे हैं, आप भी ज़रा मेरी जगह ख़ुद को रख के देखें, तो मैं उन लोगों से गुजारिश ये करूँगी कि मेरी आवाज़ को आगे से आगे तक पहुँचाया जाए, ताकि शायद हमारी किसी इदारे को हम पे या फिर उनको अपना, मेरी आवाज़ को आगे से, तमाम माँओं से गुजारिश है कि मेरी आवाज़ को आगे से आगे तक पहुँचाएँ, ताकि शायद जो काम हमसे नहीं हो रहा वो हमारी आवाम मिल कर के उनके सपोर्ट से हमारी आवाज़ आगे तक जाए, तो शायद हमारे हुक्मरानों को, तमाम इदारों को एहसास हो कि हम यहाँ मुंतज़िर बैठे हैं उनके मदद के लिए। जैसे कि मुझे कह के गए कि हम साथ हैं, तो सब साथ हैं, तो फिर वो कहाँ हैं अब? ख़त्म। असल मकसद क्या था फिर आने का, जब अब इंसाफ़ी फ़राहम नहीं हो सका, कातिल ही नहीं पकड़ा जा सका। सारिम कत्ल केस में एक बात तो साबित है कि कातिल पुलिस की रिवायती सुस्ती की वजह से आज तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। पहले पुलिस सारिम को जिंदा बाजियाब कराने में नाकाम रही और फिर जब कातिल ने शवाहिद ज़ाया करने के लिए सारिम की लाश पानी के टैंक में डाल दी तो पुलिस उसे भी बरवक्त बरामद ना कर सकी, जिससे लाश से शवाहिद हासिल होने के जो इम्कानात थे वो मादूम हो गए। अब केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल को ट्रांसफ़र हो गया है और AVCC के सरबराह यानी SSP भी तब्दील हो चुके हैं। अनिल हैदर का ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह मीरपुर खास के मशहूर शाहनवाज मर्डर केस में मुलजिम बनाए जाने वाले SSP आसिफ रज़ा को तैनात किया गया है, जिनसे सारिम के वालिदैन की एक मुलाकात हो भी गई है। रिपोर्ट्स पढ़ी गई तो उसमें भी यही साबित हुआ है कि ये बच्चा टैंक में पहले से मौजूद नहीं था, ये एक हादसा नहीं था, ये आपका मर्डर है। और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम इस में जो भी बेस्ट होगा, बेस्ट से बेस्ट होगा, हम अपनी परफॉर्मेंस बखूबी अंजाम देंगे। हदीस नबवी है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली, और ना जाने कब कौन सा इंसान कत्ल हुआ था कि पूरी इंसानियत ही लगता है कत्ल हो गई है। वरना अगर आज इंसानियत जिंदा होती तो नन्हे सारिम के कातिल ज़रूर पकड़े जा चुके होते। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।